एक नया नेवल बेस, एक नया फाइटर जेट और एक नई समस्या, इन तीन विषयों को ही समर्पित है रखवाले की ये ताज़ा किस्त। बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का भी और स्वागत है शिव आपका भी। धन्यवाद शिव, हम इस एपिसोड में बहुत ग्राउंड कवर करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी हम बहुत तीनों कुछ हुआ है टॉपिक्स इस को, हफ्ते। बहुत कुछ हुआ है इस हफ्ते। सबसे पहली खबर जिसका रखवाले की टीम भी स्वागत करती है, एक नया नेवल बेस हमने कमीशन किया है मिनिकॉय आइलैंड, जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड जो द्वीप समूह है उसी में है। पहले भी वहां पे नेवी हुआ करती थी शिव, नेवल डिटैचमेंट था। अब एक फुल फ्लेजेड नेवल बेस को कमीशन किया गया है। एक जो बेसिक आइडिया है कि एक डिटैचमेंट और बेस में फर्क क्या है, वन, और दूसरा इससे हमें क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि एक बेस हमारा पहले भी था। तो निखिल, डिटैचमेंट का मतलब है कि वहां पे कुछ बहुत बेसिक अमेनिटीज थे, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे। एक चीज हमको पहले ही समझना पड़ेगा निखिल, कि लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं। राइट। सारे जो आइलैंड्स हैं वो बहुत बहुत छोटे हैं। रीफ्स हैं वो छोटे छोटे, वो बेसिकली कोरल रीफ्स हैं। उनको एक्चुअली आइलैंड्स नहीं बोलते, उनको अटॉल बोलते हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही छोटा जो कोरल रीफ आइलैंड्स को ये बोलते हैं। दूसरी चीज निखिल, यहाँ पे बड़े जो युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर या बड़े वॉरशिप्स जो है, नेवल वॉरशिप्स यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो समुद्र है वो गहरा नहीं है। जब हम बोलते हैं कि ये मिनिकॉय आइलैंड में INS जटायु एक फुल फ्लेज नेवल बेस जब हम बोलते हैं, तो मन में जो आता है वो है कि जहाज जा सकते हैं, बढ़िया सा एक हार्बर या पोर्ट बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पे जो जहाज जा सकते हैं शोर तक, वो है छोटे मोटे जो वॉरशिप्स हैं नेवी के, कोस्ट गार्ड टाइप के जो वेसल्स हैं, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट या पेट्रोल वेसल्स, वो जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि INS डिटैचमेंट का मतलब है कि वहां पे एक प्रेजेंस था, कि नेवी का एक प्रेजेंस था जहां पे वो रिफ्यूलिंग कर सकते थे। एक छोटा सा एक प्रेजेंस था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन वो बना नहीं था। क्योंकि हमको ये भी देखना पड़ेगा, अगर हम गूगल मैप पे देखेंगे मिनिकॉय आइलैंड को, वो एक बहुत ही छोटा आइलैंड है। वो सबसे दक्षिण वाला आइलैंड है लक्षद्वीप का, और वो काफी दूर है लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप के मेन जो आइलैंड्स हैं, जो कावरत्ती या बंगारम आइलैंड, जहाँ पे लक्षद्वीप का राजधानी है या जहाँ पे उसका एयरपोर्ट है, वहाँ से लगभग 250 किलोमीटर साउथ है निखिल। इनफैक्ट जो मिनिकॉय आइलैंड जहाँ पे INS जटायु अब एक नेवल बेस बन चुका है, वो एक्चुअली अगर आप तुलना करेंगे, उसकी दूरी मालदीव से कम है। 130 किलोमीटर्स मालदीव से, 230 किलोमीटर्स फ्रॉम लक्षद्वीप। तो इसलिए वहाँ पे जो बना है अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हुआ है, जो मैन पावर, ह्यूमन पावर जो है वो एक्सपैंड हो चुका है। लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रेजेंस है वो एक्सपैंड हो चुका है। एक नया हेलीपैड बन चुका है जहाँ से हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस कर सकते हैं। वहाँ पे एक बेसिक एयरफील्ड ऑलरेडी था निखिल पहले से, लेकिन अब वो जो फेज 2 में जो इस नेवल बेस को एक्सपैंड करेंगे, उसको एक्चुअली एक फुल फ्लेज्ड एयर बेस बना देंगे उसको। क्योंकि मिनिकॉय जब हम देखेंगे, वो एक्चुअली एक लंबा टाइप का आइलैंड है जहाँ पे एक एयरफील्ड बन सकता है। एयरफोर्स का एक बहुत बहुत पहले से एक डिमांड था कि लक्षद्वीप पर हम हमारे फाइटर ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। उनका एक डिमांड था कि जो बंगारम आइलैंड में वो जो मेन एयरपोर्ट है, उसको अगर थोड़ा एक्सटेंड करके एक फाइटर बेस बना सकते हैं तो वो अच्छा होगा। लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ गए थे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने उसको नकार दिया था और बोला था कि ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए ये मिनिकॉय आइलैंड बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मतलब हमें मान के चल रहे हैं कि जैसा निकोबार में INS बाज है, उतना बड़ा फैसिलिटी शायद अभी नहीं बनेगी। वो एक फुल फ्लेजेड नेवल एयर स्टेशन है, लेकिन अभी धीरे धीरे काम शुरू हो गया और इन फ्यूचर आपके ऑपरेशंस वहां से और बढ़ेंगे। और द्वीप रक्षक पहले ही कावराती में है, ये तो मुझे लगता है कि एक स्मॉल एडिशन मैं करना चाहता हूं, क्योंकि लोग हमेशा पूछते हैं, और इस हफ्ते ये सवाल बहुत सामने आया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री के पास अंडमान आइलैंड में है, वो लक्षद्वीप में क्यों नहीं है? जगह नहीं है, जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। अरे एक बार आप गूगल मैप पे देखो कि अंडमान कैसा है और लक्षद्वीप कैसा है। अंडमान तो पूरा मतलब एक देश जैसा है, पूरा देश जैसा है। बहुत जमीन है, बहुत धरती है,
है, अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है चीज़ बनाने के लिए। लक्षद्वीप में जैसे आपने देखा है कि बिल्कुल जगह ही नहीं है, तो इसलिए बहुत छोटे छोटे रीफ की अब कई जगह ऐसा है कि एक सर्कल में थोड़ी 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 जगह है, तो Correct. वहां पे उस तरह से है। लेकिन ठीक है, अब इस बार अगत्ती में एक C295 भी भेज के हाँ। दिखाया गया कि उस तरह के वो एक और डेमोन्स्ट्रेशन था। शिव, ये एक तो जो चीजें ग्रेजुअली एसेट्स बढ़ते हैं तीनों सर्विसेज के, तो नेवी भी एक और बेस बनवा रही है। क्या इसके पीछे आप जियोपॉलिटिक्स का करंट गेम भी देखते हैं? जी। मालदीव में आपने देखा इंडिया आउट कैंपेन आया, बांग्लादेश में अब हम इंडिया आउट सुन रहे हैं, चाइनीज वेसल्स रेगुलरली पेट्रोल करते हैं, ऑलमोस्ट इंडियन नेवी की फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करते हैं वो इंडियन ओशन रीजन में, स्पेशली जो आपका ये ट्राई जंक्शन है श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, इस एरिया में भी जो हमारा बैकयार्ड है। क्या इस वजह से भी एक नेवी को जरूरत लगी होगी कि अब एक और बेस बनाया जाए? निखिल, मेरा मानना है और जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मिनिकॉय आइलैंड में आईएनएस जटायु का जो प्लान था वो पहले से एक्चुअली था। ओके। लेकिन जो दो चीजें जो आपने बताए थे, श्रीलंका और मालदीव्स में जो पिछले 2 साल में हुआ है, चाइना का दबाव, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इन दो देशों में, ज़्यादातर मालदीव्स में अगर हम अभी देखेंगे तो वहाँ पे जो एक हॉस्टाइल सिचुएशन बन चुका है इंडिया के लिए, इंडिया का मिलिट्री को बाहर कर दिया है, उनका पॉलिटिकली वो इंडिया को ऑलमोस्ट एक दुश्मन समझते हैं क्योंकि चाइना का दबाव है मालदीव्स पर। तो ये स्थिति एक्चुअली एक कैटलिस्ट बन गया था आईएनएस जटायु के लिए। तो मैं नहीं मानता हूं कि इंडिया ने रिएक्ट किया है और इसलिए आईएनएस जटायु मिनिकॉय पे बनाया है, लेकिन ये प्लान ऑलरेडी था। लेकिन जैसे हम हमेशा देखते हैं इस देश में निखिल कि प्लान हो सकता है लेकिन वो बहुत धीरे चलता है, और जब कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तब आप वो प्लान को एक्टिवेट करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये हुआ है मिनिकॉय आइलैंड में। ठीक है, जिस भी बहाने ये शुरुआत हुई है अब उस चीज़ को आगे बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे शिव बता रहे थे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, उनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और उनके साथ जो हम एसेट्स, जो फैसिलिटीज़ अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं, उनको देने की कोशिश रहनी चाहिए। वहाँ पे अब बात भी चल रही है कि शायद एक एयरपोर्ट और बनाया जाए जहाँ जिसको शेयर करेगा, थोड़ा सिविलियन ऑपरेशंस भी होंगे, एयरफोर्स भी करेगी। शिव, क्या आपको लगता है कि जो ये, मतलब मैं फिर से उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक नेवल एयर स्टेशन एक बेहतर है, एक फाइटर बेस कन्वेंशनल जो एयरफोर्स का होता है उससे बेहतर मुझे ये लगता है कि अगर वो नेवी को ही दिया जाए तो ज्यादा सूट करेगा। जैसे ये प्लान चल रहा है अभी, मैं मानता हूं कि ये एक नेवल बेस ही होगा। अल्टीमेटली ये एक नेवल बेस ही होगा क्योंकि अगर हम लक्षद्वीप में अब तक का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो ज्यादातर कोस्ट गार्ड के अंदर आ रहा था। नेवी का भी एक्चुअली जो डिटैचमेंट था मिनिकॉय में वो बहुत लिमिटेड चीज था। जो बल इस्तेमाल करता था इस लॉजिस्टिक्स को वो था कोस्ट गार्ड, क्योंकि वो कोस्ट गार्ड के लिए इट मेड सेंस। लिटरल था वो केरला से काफी नजदीक भी था। अंडमान तो बहुत दूर है इंडिया से, लेकिन लक्षद्वीप तो काफी नजदीक है, तो वो कोस्ट गार्ड के लिए एक इफेक्टिव चीज था। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं कि एक एयरफोर्स का फाइटर बेस बन सकता है वहां पे मिनिकॉय आइलैंड में। लेकिन आई थिंक ओवरऑल का जो प्लान है, और जैसे मैंने बताया कि ये जो मिनिकॉय का प्लान, ये एक नया प्लान नहीं है कि मोदी जी गए थे लक्षद्वीप इसलिए हमको भी कुछ करना है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत साल लगता है ऐसे प्लान्स बनाने में, और मैं मानता हूं कि ये अल्टीमेटली ये एक नेवल इंस्टॉलेशन होगा, बनेगा। और एयर स्टेशन आता है तो वो भी नेवी का ही होने की संभावना ज्यादा है। शिव, हम अब एयरफोर्स की बात करने वाले हैं। एमका हमने रखवाले ने कितने मुझे लगता है कि 20 एपिसोड एमका पे रखवाले के हो चुके हैं। आप सोशल मीडिया पे आप एमका सर्च करेंगे तो आपको रोज एक नया वीडियो दिखेगा। लेकिन 7 मार्च को फाइनली सीसीएस का अप्रूवल आ गया है। उन्होंने 15,000 करोड़ का बजट अप्रूव किया है आडा के लिए कि आप इसमें जो आपके प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट है उसका डिजाइन और डेवलपमेंट आप लोग शुरू कर दीजिए। और वो कह रहे हैं कि 5 प्रोटोटाइप्स को वो इनिशियली फंड करने वाले हैं। तो इस डेवलपमेंट को कितने उत्साह के साथ देखा जाए शिव, सीसीएस अप्रूवल को? क्या इसके बाद चीजें थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से आगे जाएंगी? निखिल, ये जो सीसीएस कैबिनेट कमेटी का क्लियरेंस मिला है एमका प्रोजेक्ट को,
मेरे हिसाब से ये 7-8 साल पहले आनी चाहिए थी। ये बिल्कुल सही है कि हमारे देश में प्रायोरिटीज़ चलते हैं। राइट। हमको एक कदम से आगे जाना चाहिए, लेकिन जब आपके पास एक सिक्योरिटी सिनेरियो है जो एयर पावर का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, जब भी देखो एयर पावर का इस्तेमाल हो रहा है चाइना में, बालाकोट में, तो आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए था कि देखो एयर पावर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके मिलिट्री के लिए, तो आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए था। हम तो बिल्कुल बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गए, तेजस ये वो कहाँ आएगा, मार्क वन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और हमने इतने एपिसोड तेजस में भी किए हैं, वो तो अभी चल रहा है। लेकिन 5 साल पहले निखिल, एक प्रपोजल आया था सामने कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा एमका का। उसका कुछ नहीं हुआ था क्योंकि अंदर में काफ़ी प्रेशर था, डीआरडीओ का रेजिस्टेंस था, ये वो, एचएएल भी मान नहीं रहा था कि ये कैसा पार्टनरशिप होगा। लेकिन अब जो हो गया, और जैसे हमने कितने बार रखवाले पर बोला कि हो गया तो अच्छा ही है कि हुआ है, अब आगे जाके देखेंगे कि कैसे होगा। निखिल, काफ़ी काम ऑलरेडी हो चुका है एमका पे। ये 10 साल पुराना एक प्रोग्राम है। अब देखना पड़ेगा कि कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। सिंगापुर एयर शो जो हुआ था कुछ हफ्ते पहले निखिल, आपने देखा कि टर्की का एक 5th जनरेशन फाइटर सामने आया है। चाइना का दूसरा 5th जनरेशन फाइटर अभी ऑनलाइन होने वाला है। यूएस का ऑलरेडी 2 हैं, यूके का एक ऑनलाइन आने वाला है, फ्रांस भी एक बना रहा है, स्वीडन का भी एक प्रोटोटाइप सामने आने वाला है। इंडिया एक इकलौता देश है जो उस लेवल पर है जिसके पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये एक्चुअली एक शर्मनाक बात है कि इतना देरी के बाद ये क्लियर हुआ है। लेकिन जब हम एमका के बारे में बात करते हैं, अगर 5 प्रोटोटाइप्स बनेंगे तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात है। और शिव, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने कहा कि ठीक है अप्रूवल फाइनली आया है, लेकिन जैसे अब तेजस में आप देखेंगे, वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे फर्स्ट फ्लाइट हुआ था, और जो एयरफोर्स को वर्जन चाहिए वो अभी तक के उसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। 2024 यानी 23 साल इसको भी हो गए। एम का एक्सपोनेंशियली कॉम्प्लेक्स होने वाला है तेजस से। हमको बहुत सारी चीजें हम लोग पहली बार करेंगे, बहुत सारी चीजें एम का में ऐसी होंगी जो जिसमें तेजस का एक्सपीरियंस काम नहीं भी आएगा। बिल्कुल आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सोचने वाली बात होगी शिव कि अगर 24 में अभी सीसीएस का अप्रूवल आया है, एक फाइल अब और बनेगी, और फाइनली आडा जब काम शुरू करेगा इस पे, तो 10 साल शिव मिनिमम 10 साल मिनिमम लगेंगे निखिल। देखो, आडा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो बेंगलुरु में है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो तेजस को बनाया है और एमका को भी डेवलप कर रहा है। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है निखिल। ये बिल्कुल सच है जो आप बोल रहे हो कि तेजस और एमका में इतना सिमिलैरिटीज नहीं है, लेकिन तेजस के प्रोग्राम में से जो लेसन्स लर्न किए हैं, जो डिलेज को लेकर या प्रोटोटाइपिंग को लेकर या फैब्रिकेशन को लेकर, वो सारे लेसन्स तो बिल्कुल अप्लाई होते हैं इसमें। तो इसलिए एमका प्रोजेक्ट में जो 10 साल में ऑलरेडी काम हो चुका है, एक डिज़ाइन लगभग फ्रीज हो चुका है, एक रोड मैप बन चुका है। ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो ऑलरेडी तय हो गया है कि इंजन जो है वो अमेरिकन F414 इंजन होगा। रेडार जो है वो ऑलरेडी लगभग वो तय हो गया कि वो कैसे उस ऑब्जेक्टिव को मीट करेंगे। तो इसलिए अगर हम तुलना करेंगे, तेजस में वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी था। डेवलपमेंट फेज में उनको पता नहीं था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टाइमलाइंस कैसे मीट करेंगे। वो सारे लेसन्स इसमें अप्लाई हो चुके हैं। तो एक प्रेडिक्टेबल, एक ब्लूप्रिंट और एक रोड मैप ऑलरेडी है। तो इसलिए एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है टीम में कि इस दशक के एंड तक ये प्रोटोटाइपिंग फेज खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं शिव ये याद कर रहा हूँ कि एक टाइम पे आडा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में एक साथ बात होती थी, रखवाले में भी हम भी करते थे। तेजस मार्क 1 है, मार्क 2 अभी आया नहीं है, फिर टेड बीएफ है, फिर आर्म का है, करेक्ट, फिर जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं वो आप दोबारा एक अलग साइड बिजनेस की तरह आप उनको भी बना ही रहे हो। वो काम भी डीआरडीओ के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के पास है। तो ये बात थी कि कितने प्रोजेक्ट्स को एक साथ ये लोग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे और कितना अटेंशन हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आज रिसोर्सेस हैं, अच्छे साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं, लेकिन उनकी भी एक
सीमा है बिल्कुल, कि वो कितना काम कर सकते हैं, और आपको क्वालिटी भी इंश्योर करनी है, सेफ्टी भी इंश्योर करनी है। शिव, अगले विषय पे हम अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी डिस्टर्बिंग खबर पिछले दिनों से आ रही है, आपने भी जी। उसे कवर किया ही है कि एक मॉरल अबहरेंस है हमारे अंदर, इस जब समाज में ही है ये चीज कि जब हमें कोई बताता है कि कोई इंडियन सिटीजन किसी और देश में किसी और देश की लड़ाई लड़ रहा है, ये अपने आप में ही एक ऐसी चीज है जिसको अभी प्रोसेस हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जी। न सिर्फ ये हो रहा है, बल्कि ये सामने आ रहा है कि इन लोगों को चीट करके करेक्ट। यहां से ले जाया जा रहा है रोजगार के नाम पे। ये लोग रूस पहुंचते हैं, वहां जाके इनको पता चलता है, जब पासपोर्ट्स इनके ले लिए जाते हैं और फिर फोर्स किया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। कई लोगों को जबरदस्ती ट्रेन करके फ्रंट की तरफ भेजा गया है। लोग वीडियोस रिलीज कर रहे हैं अब, एंड दे आर सीकिंग हेल्प। बिल्कुल निखिल, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध है जो हुआ है इन इन लड़कों के साथ। जो हरियाणा, पंजाब, एक तेलंगाना से भी है एक लड़का जिसका देहांत हुआ है, अभी सामने आया है वो न्यूज़। तो ये दिस इज़ एन इंटरनेशनल क्राइम, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। लेकिन जब आप हम डिटेल में जाएंगे कि ये कैसे हुआ था, ये एक एब्सोल्युटली चौंकाने वाली स्टोरी है। एक यूट्यूबर था दुबई में जिसका कुछ व्लॉग था। उसने एक्चुअली ये प्रपोजल सामने किया था कि मैं इन इन लड़कों को रिक्रूट कर सकता हूँ। उनको प्रपोज किया था कि रशिया में हाई पेइंग जॉब से, बिकॉज ऑफ बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके वजह से ये लोग बाहर जाके काम करना चाहते थे। तो उनका जो वल्नरेबिलिटी था, उनका जो डेस्परेशन था, उसके वजह से उन्होंने बिलीव कर दिया कि हाँ पासपोर्ट देंगे और वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाके कुछ दिन रुके, उसके बाद कोई आदमी सामने आया और बोलो कि चलो बेलारूस चलो, वहाँ भी इसी पासपोर्ट इसी वीज़ा पर जा सकते हो। वहाँ पे किसी जो उनका एस्कॉर्ट था, उनका शैपरोन था, उनको अबैंडन कर दिया था। उसके बाद उनको पकड़ के वापस रशिया में लाए गए थे, एक कमरे में बंद कर चुके थे उनको। उसके बाद कोई आया और बोला कि यू हैव टू फाइट फॉर द रशियन आर्मी, और उनको वो डॉनबास रीजन में उनको डिप्लॉय कर दिया था। तो ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी स्कैरी स्टोरी, बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी। और जैसे हमने देखा है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि ये एक प्रॉब्लम है और वो भी रशिया से बात कर रहे हैं। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है अभी, जितना मेसी है, जो तमाशा वहाँ चल रहा है, ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है निखिल। क्योंकि इन लड़कों के जो परिवार है यहाँ पे, उनको भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। उनको उनके पास भी कोई तस्वीर नहीं है, वो कोई संपर्क में नहीं है उनके परिवारजनों के साथ जो रशिया या यूक्रेन में है अभी। तो ये 100% धोखा है, ये एक स्कैम है। और जो एजेंट्स हैं जो दुबई में बैठे हैं या रशिया में बैठे हैं, ऑब्वियसली वो पैसे बना रहे हैं। तो इसका एक पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, गुजरात के हिमिल मंगुखिया इनका नाम है। इनका पिछले और तेलंगाना का भी एक है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने उस खबर को उठाया अभी। मैं ये समझना चाहता हूँ शिव कि क्या रूस में इतनी हालत खराब, उन्होंने पहले कॉन्स्क्रिप्शन को रिवाइव किया, लोगों को फोर्स किया लड़ने के लिए। अब सामने आ रहा है कि ऐसे एजेंट्स हैं जो दूसरे देशों से इंडियन सिटीजन्स को रिक्रूट कर रहे हैं और रूस की तरफ से उनको लड़ने भेजा जा रहा है। या लॉजिस्टिक्स, अब जिस जगह पे लड़ाई हो रही है वहां पे ट्रक चलाना भी उतना ही रिस्की है जितनी लड़ाई है। अगर आप कुक हो तो भी आपके लिए उतना ही रिस्क है, कोई मोटर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो शिव, हम जानना चाहते हैं क्या स्थिति इतनी खराब है रूस में कि इस तरह की किसी षड्यंत्र की उनको जरूरत पड़े? निखिल, अगस्त 2023 से एक रशिया के एक इंटरनल स्टडी किया गया था, जहाँ पे मैन पावर को लेकर एक अलार्म बज गया था उनके सिस्टम में कि हमारे पास कुछ फंक्शंस के लिए हमारे पास लोग नहीं हैं। एक है फ्रंटलाइन फोर्सेस, दूसरे हैं ड्राइवर्स, तीसरे हैं मेंटेनेंस इंजीनियर्स। उनके जो मिसाइल सिस्टम्स और रॉकेट सिस्टम्स को मेंटेन करना और रिपेयर करना, मैकेनिक, उनके लिए वो लोग थे ही नहीं। क्योंकि एक तो इस युद्ध में 2 साल हो चुके हैं निखिल, बहुत लोग ऑलरेडी शहीद हो गए हैं इस युद्ध में। बहुत लोग, मैनी पीपल हैव डेजर्टेड, और वो पोलैंड चले गए या किसी और देश चले गए हैं, वहाँ से भाग गए हैं। तो डेजर्शंस
रिकॉर्ड नंबर्स में हो रहे हैं, तो इसलिए यूनिट्स में लोग है ही नहीं, कुछ यूनिट्स में एक्चुअली लोग नहीं है। तो इसलिए अगस्त से लेकर अब तक रशिया का एक सिस्टमिक पॉलिसी, ऑब्वियसली ऑफिशियल नहीं है, और ये एक ऑफिशियल क्रेमलिन का पॉलिसी नहीं था, लेकिन मिलिट्री के अंदर ऑब्वियसली उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है कि बॉस देखो, अगर हमको ये युद्ध एग्जीक्यूट करना है तो हमारे पास लोग नहीं है अभी, तो बाय हुक और बाय क्रुक वॉट एवर यू कैन डू, वी नीड पीपल। और इंडिया में वो ऑब्वियसली देश, ऐसे देशों में देखेंगे जहाँ पे लोग बाहर जाके काम करना चाहते हैं। हाँ, और मजबूरी है शिव, घर तो कोई, मुझसे मैं नहीं रहना चाहता नोएडा में, लेकिन आप नहीं बैंगलोर छोड़ना चाहेंगे अगर वहां पे ये काम करने की आज़ादी होगी तो। शिव, हम ये जानना चाहते हैं कि इस चीज़ को तो एमईए ने कहा है कि दे आर लुकिंग इनटू इट, लेकिन हिंदुस्तान में फिलहाल एक तो समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, ये एक दूसरी चीज़ होगी कि अगर आप कोई यूएस में जाकर के सिटीजनशिप लेता है और यूएस आर्मी में जाता है, वो एक दूसरा केस है, लेकिन मर्सिनरीज का कल्चर इंडिया में नहीं है, या उसे कभी बहुत अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता है। क्या आपको किसी पॉलिसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत महसूस होती है? जैसे कुछ लोग हैं, बड़े सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, प्रवीण स्वामी ने अभी पिछले दिनों कहा कि इंडिया को सीरियसली सोचना चाहिए जो ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग है उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने के बारे में, क्योंकि इंडियंस जाके लड़ तो रहे ही हैं, इनको डूब किया गया, लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान में, इराक में ऐसा हुआ है कि इंडियन सिटीजन्स लड़ते हुए उनकी जानें गई हैं। नहीं, देखिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क तो बन सकता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क तो एक चुनौती नहीं है, पॉलिसी फ्रेमवर्क कोई भी बना सकता है, लेकिन क्या लोग एक्चुअली उस पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करेंगे? ये लोग तो ये जो 25-30 लड़के हैं जो अभी यूक्रेन में हैं, उनको पता नहीं था कि वो वहाँ इस काम के लिए जाने वाले थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेमवर्क नहीं था, वो इसलिए वो वहाँ जाके फंस गए हैं, ऐसा नहीं है। फ्रेमवर्क तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, उसके बाद वो तो एक अलग चीज है, वो अलग कहानी है। ये एक अपराध है, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग टाइप का अपराध है। अगर आप एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हो प्राइवेट मर्सनरी फोर्सेस या प्राइवेट मिलिशियाज, प्राइवेट मिलिट्री के का जो फ्रेमवर्क बना सकते हो, तो फिर एक अलग एवेन्यू बन जाता है। अगर आप एक किसी और देश में जाके आप अपने रिस्क पर लड़ना चाहते हो तो वो पॉलिसी बन सकता है, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब क्योंकि ये एक अपराध है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो पीएमसीज के लिए आप रेगुलेशन लेके आ सकते हो, बट दिस इज अ क्राइम, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, और इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। मतलब ना सिर्फ इन लोगों को डूब करके वहां ले जाया गया, इन्हें लड़ने के लिए काम करने गए थे, वो काम करने गए थे, हाई पेइंग जॉब, ये सब बोल के इनकी जान जा सकती है, इनसे किसी और व्यक्ति की जान जा सकती है, क्योंकि रूस को लगता है कि वो युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इंडियन सिटीजन्स का उसमें कोई, हम स्टेक होल्डर्स नहीं है उस लड़ाई में। तो इन लोगों की जल्द वापसी की कामना रखवाले की टीम करती है। इस नोट पे हम रखवाले किस किस को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। देखने के लिए आपका शुक्रिया, और शिव, आपने अपना वक्त निकाला आज भी हमारे लिए, उसके लिए आपका भी थैंक यू।